नमस्कार आप सभी को। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या टाइम बीत जाने के बाद इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन एक लूप है जो कि आप सबको एज एन एस्पिरेंट हमेशा समझना चाहिए। एक इंडिविजुअल अगर एग्जाम ए के लिए प्रिपेयर करता है और उसके बाद अगर वो एग्जाम बी देता है और उसके बाद फिर वो एग्जाम सी देता है, तो इन तीनों एग्जाम्स के बीच में ऐसा होगा कि एग्जाम ए देने के बाद जब 3 या 4 दिन रह जाएंगे एग्जाम बी के लिए, तो अचानक से एग्जाम ए की ऑफिशियल आंसर की आनी शुरू हो जाएगी और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो हैफजर्डली उसके पीछे भागेंगे कि आंसर की का जो ओएमआर शीट है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। और अगर कम मार्क्स आए तो और सोचे कि हे भगवान ये भी नहीं हुआ, अब जो अगले वाला एग्जाम बी है वो होगा भी या नहीं होगा। और इस केस में क्या रहेगा, हम सोचेंगे कि हम फटाफट चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर गलत होगा तो हम उसकी ग्रीवेंसीज रेज कर देंगे सर। आपको क्या लगता है जो पोस्ट आपकी है उसके लिए लगभग लाख लोगों ने तो अप्लाई किया होगा। मैं कहता हूँ 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, चलिए मान लीजिए 10,000 में से अगर एक आप अगर उस ग्रीवेंसीज को रेज नहीं करेंगे तो क्या कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक वो जो भी वो ग्रीवेंसीज हैं क्या वो रेज नहीं होंगी? वो रेज होंगी। 9,999 लोगों में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसको रेज करेगा। तो आप अपने जो मेंटल स्टेट है उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप कोशिश कीजिए, आपको ओएमआर शीट आपको डाउनलोड करनी है, आप डाउनलोड करके रख लीजिए, या अपने किसी फैमिली मेंबर को बोल दीजिए कि सर आप ये डाउनलोड कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मैं लोगों की इन चीज़ों को देख रहा हूँ। अब आप इस चीज़ को देखिए कि मान लीजिए कि अगर इस तरीके से आप कोई एक एग्ज़ाम बी आप लोग देने जा रहे हैं जो कि कुछ दिनों में है, और अभी एग्ज़ाम ए जो आपने इससे पहले दिया था उसके ऑफिशियल आंसर की आ गई है, आपने अपना पूरा मूड पूरा माइंडसेट सब कुछ ख़राब कर लिया है। अब आप मुझे बताइए आप एग्ज़ाम कैसे देंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट द कंटेक्चुअल नॉलेज दैट यू आर हैविंग और द कंटेंट स्पेसिफिक, जो भी आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल फिटनेस। आप कितना अपने आप को मेंटली आप अपने आप को जोन्ड आउट वो कर सकते हो कि बस मैं इस जोन के बाहर मैं अपने आप को नहीं वो जाने देना चाहता, या इससे बाहर अगर कुछ भी होगा तो मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो एग्ज़ाम ए आपने दे दिया है और जो एग्ज़ाम बी आप देने जा रहे हो, इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एग्ज़ाम ए की ऑफिशियल की के आंसर के चक्कर में आप एग्ज़ाम बी खराब करोगे, फिर एग्ज़ाम बी खराब होगा तो जब एग्ज़ाम सी आएगा आपका, तब एकदम से अचानक 3-4 दिन पहले एग्जाम बी की आंसर की आ जाएगी और हो सकता है एग्जाम ए का रिजल्ट भी आ जाए, और आपको पता है फिर क्या लगेगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये तो कहाँ से हो जाएगा। इस बात को समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए प्लीज। डोंट गो फॉर असेसमेंट ऑफ योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस, वो टोटली अलग हैं। हो सकता है जो एग्जाम ए आपने दिया है जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आप में से ज़्यादा लोगों ने चेक कर लिए होंगे, कई लोगों के मेरे पास मतलब कमेंट भी आए हैं कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? भाई हो सकता है, क्या पता। और उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, उसको उसका जवाब मेरा रहेगा कि जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी या जब ऑफिशियल स्कोर कार्ड आ जाएगा वो तब बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए आपका जो एग्ज़ाम बी आने वाला है, जिन लोगों को हिंट पता है वो समझ गए होंगे। अभी जो आप लोगों को एग्ज़ाम बी आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मॉक एग्जामिनेशंस, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आज 6 तारीख है, 6 तारीख को लगाइए, 7 तारीख को लगाइए, 8 तारीख को लगाइए। 9 और 10 को आप में से कोई मॉक एग्जामिनेशन नहीं लगाएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। तीसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हमारे वो सब्सक्राइबर है, उनका ये मैसेज आया था कि सर कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि जिससे जो आखिरी के जो 4-5 दिन हैं उसमें हमारा जितना भी कंप्यूटर साइंस का सॉरी वो कंप्यूटर साइंस जो भी वो CS का, GK का, रीजनिंग का जितना भी है उसके 15+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। देखिए, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अगर 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से आप ये 15+ के लिए जा क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर मैं 15+ से ज़्यादा अगर मैं जाने की सोच रहा हूँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी सही कर लूँगा तो 10 या 30, 10 3 जा 30 मार्क्स मेरे वहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इनमें कोई शोर शॉर्ट सिलेबस सेट नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपने अपने जो मॉक एग्जामिनेशन है वो निकाले हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या मेरा जो वो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाके आप उसको फ्री में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि क्या करूं कि मेरे ये 15+ आ जाए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास अगर 5 एरियाज हैं, 5 एरियाज में से अगर आपने 10-10 क्वेश्चन भी कर लिए, 53 या 150 बहुत क्लीन स्कोर है, आप आराम से निकल जाओगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा क्या पढ़ लूं कि मैं एकदम से पास हो जाऊं। मतलब मैं आपकी भावना समझ गया, आप चाहते हैं कि एक जगह आपको एडवांटेज मिले थोड़ी सी, जीके में, जीएस में। लेकिन देखिए, आप मेरी इस बात को समझिए, आपने मुझ पे भरोसा करके आपने ये सवाल मुझसे पूछा है। अब मैं आपको कोई भी 15-20 सवाल लिख के और मैं वो लगा दूं, क्या बोलते हैं, जो भी जो वो थंबनेल होता है कि यही सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर एग्जाम में बाहर आ गया तो बताओ जी, आप लोग क्या कर लोगे? आप मेरी इस बात को समझिएगा, क्योंकि मैं एज एन एस्पिरेंट आप लोगों की जगह अपने आप को मतलब रख के सोच रहा हूं, है ना। तो आपके पास जितना भी स्टडी मटेरियल है आप उसको रिवाइज कीजिए। पिछली वीडियोस में मैंने एक छोटी सी वो ट्रिक बताई थी, आप उसका भी यूज वो कर सकते हैं। वो चीज़ अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं। सपोज मान लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। जैसे मान लीजिए कि एक इतनी शेप का ना, इतनी शेप का एक मेरे पास ये कार्ड है, इसको थोड़ा सा मैं वो बड़ा बना लूंगा। आप इतने से कार्ड पे ना लिख लीजिए जो भी आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं, या जो भी उसका वो है, जो भी उसका वो क्रक्स है, जो या फिर अगर आपके पास कोई माइंड मैप है आप वो बना लीजिए। और उसको रात को सोने से 15 मिनट पहले, कम से कम 20 मिनट पहले आपको फ़ोन नहीं चलाना, और सोने से 15 मिनट पहले आप उसको देखिए, समझिए, अपने आप को समझाइए। ठीक है, और फिर आप सो जाइए, और सुबह उठ के किसी से कोई बात नहीं करनी, अपने ईश्वर का नाम लेना, वो लीजिए, और वो लेते लेते के साथ ही जो आपने रात को आप ये पढ़ के सोए थे, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर मैच कीजिए कि आपको कितना याद आया। इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। एक लास्ट कमेंट और था। अच्छा, ये तो चलो ऐसे ही है। देखिए, आप में से एक वो कमेंट तो नहीं कहूँगा इसको, ये मेल के थ्रू ही आया है एक वो मैसेज। ये कह रहे हैं कि सर, आप जो कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कि आप अच्छा, देखिए, एक एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, मैं और आप ना, मुझ में और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस आप ये लगा लीजिए कि मैंने केवी ज्वाइन कर लिया है, आप लोग केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस अभी ज्वाइन करने वाले हैं। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ सेम कम्युनिटी, राइट। तो कुछ मुझ में और आप में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मैं आपको, मतलब आपकी जगह मैं अपने आप को रख के देख रहा हूँ कि जब मैं प्रिपेयर करता था तो मेरा माइंडसेट क्या होता था, और ये पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है। तो इसलिए ये जो भी मेरी डेली वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो सिर्फ मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि मैं ना, देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन और आई कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ हार्डवर्क दैट यू पीपल आर डूइंग, इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपका स्ट्रगल केवल आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे एरिया को छू लूँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार, ये बंदा हमारी बात को समझ पा रहा है, तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि चलिए, मतलब जो वाइब्रेशंस है वो मैच कर रही हैं। और वैसे भी मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ कि अगर यूनिवर्स ने अगर कोई थॉट प्रोसेस या कोई आइडिया अगर मुझे दिया है, तो वो इसलिए दिया है क्योंकि मैं और इस वीडियो को जो भी कोई भी इंसान देख रहा है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच करेगी, मेरे थॉट प्रोसेस के साथ मैच करेगी, तब उसे ये वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के ऐसा लगता है कि मतलब कि मैं आप लोगों के लिए ही वो बोल रहा हूँ। वो सी एक वो कमेंट भी आया था ऐसा, कि ऐसा लगता है कि मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। तो वो ऐसा है ना कि इट इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, जब वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तब सेम चैनल चलेगा, है ना। एक लास्ट वो कमेंट है, वो मैं थोड़ा सा एक बार तो मैं वो कह देता हूँ। सर, आपको क्या लगता है, देखिए, एक को सब्सक्राइबर हैं, ये फॉलोवर हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक मार्क्स बताए हैं कि क्या इसके बेस पे ईएमआरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी ये सोचिए मत कि आपका होगा या नहीं होगा। अभी आप ये सोच के चलिए कि आपका केवीएस का और एनवीएस का जो आपका एग्जाम है वो आपको देना है। उसके बाद मैं इस पे बैठ के आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से वो चर्चा करूँगा कि होने के चांसेस हैं या नहीं। हाँ, ये जो स्कोर आपने जो मुझे बताया है, शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, केवीएस में भी, ईएमआरएस में भी, और उसमें भी। क्योंकि देखिए क्या है ना, यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए लोग बहुत कुछ कहेंगे कि नहीं, 300 में से 100 के ऊपर आना चाहिए, 300 में से 150 के ऊपर आना चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि जो वो एक बिग पूल है, जो एक बिगर सेट ऑफ पीपल है हु आर अटेम्प्टिंग द
क्वेश्चन पेपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उस स्पेसिफिक एग्जाम में बैठे थे टीयर 1 में सभी के सभी ने ये बोला कि चलो भैया वो जितने आते थे हो गया, बाकी में जय माता दी करते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में हमको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है। मेन प्रायोरिटी ये है कि जो केवीएस और जो एनवीएस का पेपर है 11 तारीख को हमें वो देना है, 10 11 12 जो भी आपका टाइम है ना, हमको वो देना, उसके बाद बैठ के आराम से बात करेंगे। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो इसको पैनिक मत कीजिए। ये सोचिए कि इतने मार्क्स अगर आपके ईएमआरएस के एग्जाम में अगर आपके आए हैं, और अगर आप एक स्टैंडर्ड चाहते हो कि सर 100 नंबर आने चाहिए थे, मेरे तो मान लो मतलब कितने 70 आए हैं या 75 आए हैं या 60 आए हैं मान लो, तो जो 40 मार्क्स का जो गैप है आप उसे कवर कैसे करोगे इस एग्जामिनेशन में। और कौन से एरियाज में, उन एरियाज में जो आपके ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है। ये नहीं कि आपको मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रहा अच्छे से, उसके बावजूद भी आप उसमें घुस रहे हो कि नहीं अब तो मैं बाकी तो मैं यहां से करूंगा। देखिए याद रखिएगा हमेशा रिवेंज हमेशा खतरनाक होता है एक एस्पिरेंट के लिए। रिवेंज सबसे बेकार चीज है। आप बदला मत लीजिए, आप बदलाव लाइए, है ना, ये ज्यादा जरूरी होगा। बाकी चलिए, आई होप मैंने आप लोगों को ज़्यादा टाइम ये वेस्ट कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। खुश रहिए, प्रिपेयर वेल, स्टे हाइड्रेटेड। ठंड में मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी मैं वो कह रहा था, हाँ, ठंड में नीर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है और पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये वो हो गए क्या होते हैं जो सेम सेम वाले होते हैं, मतलब एक, हाँ वो पर्यायवाची शब्द, हाँ ठीक है, तो थोड़ी बहुत हिंदी आती है। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि क्या है ना कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, अभी इस चैनल पे और जो दूसरा वाला जो चैनल है वो कॉन्सेप्ट एजुनेक्स्ट, उस पर भी हम ना एक आप लोगों के लिए 10-11 घंटे की एक बहुत ही लंबी वीडियो है, वो मतलब वो अभी हम उसको अपलोडिंग पे लगा देंगे। वो रिलैक्सेशन ये वीडियो है, अगर आपको लगता है कि वो आपके काम आएगी, उसे आराम से स्लो उस पर ये म्यूज़िक पे वो चला के रखिए, तो क्या आपके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा शांत कर देगी, आप थोड़ा सा उस पर आ जाओगे वो स्थिरता पे। फिर भी अगर आपको लगे कि शांत नहीं हो पा रहे हो, 3 लंबी गहरी सांस लो। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे आ जाएगी नींद, है ना, तो उसको मैं रहने देता हूँ। आप लंबी गहरी सांस लीजिए और मन ही मन विजुलाइज कीजिए जो भी आपका सबसे मतलब प्रिय है, या जिसको आप ये सोचते हो कि, जैसे मान लो कि कई लोग कहते हैं कि हे ईश्वर आप मेरी बात सुनिए, जो भी आपके भगवान जी हैं जो भी है ना, आप उनको मन ही मन बोलिए कि प्रभु ये बात है, ऐसे ऐसे बात है, आप हैंडल कर लेना बस। और फिर आप अपने काम पे लग जाइए। मैंने आपको कहा था गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। तो अब उन्हीं की तरफ से ये आदेश आया है कि जो मेरा एस्पिरेंट है उसको ये बोलिए कि अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताए और अपने काम पे लग जाए, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हम सो सॉरी। और कोई अगर ऐसा इशू होगा तो कमेंट में या मेल में या जो वो टेलीग्राम जो वो कम्युनिटी है उसमें आप ये प्रॉब्लम डाल दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। 4-5 दिन बचे हैं, याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।